सब ये और आएंगे भी आगे। उसका हेडिंग डालो, आप तो आते रहेंगे। हाँ, नहीं हेडिंग डालो, लिखवाते हैं। हेडिंग डालो, राजस्थान की सभ्यताएं। है? हाँ जी, हेडिंग डाल लो, राजस्थान की सभ्यताएं। राजस्थान की सभ्यताएं। हाँ जी, देखो समझना आप लोग थोड़ा सा। देखो, जब भी हम सभ्यताओं की बात करें, सबसे पहले तो हम ये जाने की सभ्यताएं क्या है। आप देखना कई बार हम किसी को भी क्या बोल देते हैं, जैसे कोई भी आ रहा है अचानक से और कोई भी उपद्रव कर दे, तो हमारे लोग उसको एक शब्द क्या बोलते हैं, तेरे में सभ्यता ही नहीं है क्या? सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? सभ्यता मतलब कल्चर। सभ्यता मतलब कल्चर। इसका मतलब सभ्यता क्या होती है? एक संस्कृति है। सभ्यता का मतलब संस्कृति। और हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति भी कौन से जमाने की? जो बहुत पहले की, जो खत्म हो चुकी है। और आप तो यही कहोगे कि चाहे संस्कृति हो चाहे संस्कार हो, है ही नहीं। बताओ, है क्या संस्कार? है क्या? सब 16 संस्कारों को फॉलो करते हैं क्या? जाने ही नहीं 16 संस्कार क्या है। ज्यादा से ज्यादा केवल क्या जानते हैं लोग? अंतिम संस्कार। ज्यादा से ज्यादा अंतिम संस्कार। मतलब साहब अंतिम संस्कार में जाया है। इसका मतलब ये जो अंतिम संस्कार है वो कितने नंबर का है? 16, जिसे आप लोग बोलते हो दाह संस्कार। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि 15 नंबर का जो संस्कार होता है उसका नाम होता है विवाह। और आप देखो, विवाह के बाद डायरेक्ट, है ना? हाँ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये चीजें हम इसको फॉलो नहीं करते वर्तमान में, क्योंकि कारण वर्तमान में ये पूरा सिस्टम खत्म हो चुका है। और लोग उस जमाने में ये बोलते वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल की चीजें ही हैं, कि यदि जो व्यक्ति 16 संस्कारों को फॉलो करेगा उसको मोक्ष मिलेगा। 16 संस्कार फॉलो करेगा तो ही उसको मोक्ष मिलेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसका 4 नंबर का संस्कार होता है। मतलब जन्म लेने से पहले भी 3 संस्कार हो जाते हैं। यानी कि उस जमाने में यदि बच्चा जन्म लेता था तो भी संस्कार ही होता था। मतलब पहला संस्कार होता था गर्भाधान। गर्भाधान, गर्भ धारण करना। दूसरा संस्कार होता था पुंसवन। गर्भ धारण करने के चौथे माह में एक विशेष पूजा होती थी जिसमें पुत्र का ही जन्म हो, पुंसवन। फिर 8वें माह में होता था गर्भ धारण के 8वें माह में, जिसको बोलते थे सीमांतोनयन, कि जब बच्चा जन्म ले तो बच्चा भी स्वस्थ रहे और बच्चे की मां भी। और फिर जाकर के जब बच्चा जन्म लेता था तो जन्म लेते ही उसका होता था जात कर्म। क्या होता था? यानी कि उस बच्चे की भविष्यवाणी जन्म लेते ही उसी नक्षत्र में तय हो जाता कि बच्चा क्या बनेगा। अब एक बात बताओ, ये चीजें सही हो या गलत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि बच्चे का टारगेट फिक्स कर दिया उस जमाने में ही, बच्चा जब 10th कर रहा है 12th कर रहा है, उसको पता है कि मुझे ये काम करना है, तो बताओ उसके टारगेट फिक्स होते कि नहीं होते? वो उसी के लिए तैयारी करेगा। हमारे लोग तैयारी करते हैं पीटीआई की, और बैठे बैठे सोचते हैं कि यार लेबर असिस्टेंट भी दिया हूं, पटवारी भी दिया हूं, ग्राम सेवक भी दिया हूं, पुलिस भी दिया हूं, फिक्स ही नहीं है लास्ट तक। जब तक नंबर नहीं आता तब तक फिक्स नहीं है। तो ये संस्कार यही सिखा रहे कि टारगेट फिक्स करो, उसके पीछे लग जाओ,
है ना, उसके पीछे लग जाओ बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन होकर के, वो सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आप उसके पीछे लग रहे हो, चाहे किसी के पीछे लगो आप। हाँ ये फैक्ट है, अगर आप मन से किसी के पीछे लगेंगे ना, वो चीज जरूर मिलेगी आपको। इतिहास तो यही कह रहा है ना। लेकिन उसके अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ी सी एकाग्रता और कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। अब ये जो चीजें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वर्तमान में नहीं है। अच्छा ये क्या कर लिया तुमने, सीखे हो गया तुम, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, कैसे तो याद हो, कैसे तो याद हो। हाँ जी। तो अब प्रश्न ये उठ गया कि साहब ये सभ्यताएं क्या है। थोड़ा सा समझ रहे होंगे साहब, सभ्यता कल्चर है, सभ्यता एक संस्कृति है जो वर्तमान में नहीं है, जो खत्म हो चुकी है। अब प्रश्न ये उठ गया साहब ये खत्म क्यों हो गई, क्योंकि मैं आपको क्लियर करूं कि हमारे यहां पर 1853 की बात है, जब भारत में पहली बार ट्रेन चली। भारत में पहली बार ट्रेन कब चली, 1853 में। सुना होगा कभी आपने, बंबई से लेकर के थाने तक, ठीक है, ये पहली बार ट्रेन चली। फिर उसके बाद 1856 में ट्रेन चली, और 1856 में ट्रेन चली लाहौर से कराची। कहां चली, लाहौर से कराची। और जैसे ही 1856 में ट्रेन चली लाहौर से कराची, तो पटरियों की खुदाई यहां भी होगी, पटरियों की खुदाई यहां भी होगी। जैसे ही पटरियों की खुदाई हुई, तो बताओ आपको कुछ मिलेंगे। हम भी जब मकान की नींव लगाते हैं तो हमें पता नहीं क्या क्या मिल जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। कोई जानवर की हड्डियां मिल जाती है, कोई जूते चप्पल मिल जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या मिलते हैं, हम ध्यान देते हैं क्या, बोले यार दब गए होंगे ऐसे। यहां भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, 1856 की बात कर रहा हूं, यहां भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे कहा जाता है कि कोई 1826 में सबसे पहले एक शख्स था जिसका नाम था कोई चार्ल्स मेसन। क्या नाम था, चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले 1826 में कहा था कि ध्यान दो, कोई है ये, कुछ अवशेष मिला है, कुछ कल्चर है। बेचारे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय आगे बढ़ा, समय आया 1856, फिर चार्ल्स मेसन ने कहा अब तो फिर अवशेष मिल रहे हैं, इस पर रिसर्च करो, देखो क्या है ये। किसी ने इसकी बात नहीं मानी, मतलब लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। यानी कि ये बात हमारे सामने सबसे पहले कौन रखता है, कब रखता है, फिर उसके बाद कब रखी जाती है, कौन सी ट्रेन के समय, लाहौर से कराची के समय। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो आपको पता है कि विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, टेक्नोलॉजी आती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर एक डिपार्टमेंट जिसका नाम होता है पुरातत्व, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का काम होता है कि पुराने इतिहास को खोजना और उसको संग्रहित करके एक जगह रख देना। और उनको कहां संग्रहित करना, संग्रहालयों में। और पुरा यानी प्राचीन तत्व, इनको संग्रहित करके यहां रख देना, यह पुरातत्व संग्रहालय विभाग का काम होता है। तो जैसे ये पुरातत्व संग्रहालय विभाग बना, तो इसमें जब नए नए अधिकारी आए, कोई कनिंगम था, कभी नाम सुना हो आपने, नहीं सुना है तो लिखा देंगे, कोई कनिंगम था, कोई जॉन मार्शल था। ऐसे करके जब इन लोगों ने काम किया, तो इन्होंने क्या किया, विज्ञान का एक नियम था जिसका नाम था C14, कार्बन 14, उसका प्रयोग किया। और बैठे बैठे इन्होंने वो जितने भी अवशेष मिले थे उनके ऊपर इसका प्रयोग कर दिया। और जैसे ही वो प्रयोग कर दिया, तो अजीब और गरीब के आंकड़े निकल के क्या है, करे ये तो लगभग 6000 वर्ष पुरानी चीज है। ये तो लगभग कितने साल पुरानी चीज है, 6000। लोगों का दिमाग खराब हो गया, बोला 6000 कैसे हो सकता है, भगवान राम से भी कोई पुराना हो सकता है क्या, भगवान राम से, कृष्ण से भी कोई पुराना हो सकता है क्या। क्योंकि भगवान राम और भगवान कृष्ण ज्यादा ज्यादा 3500 साल पुराने। क्योंकि हम किसकी बात करते हैं, वैदिक काल। क्योंकि राम और कृष्ण का संबंध कौन से काल से है, वैदिक काल। और जैसे आप वैदिक काल की बात करते हो तो वो 3000 3500 साल पुराने हैं। लोगों ने कहा खराब हो गई है टेक्निक, इसको दोबारा करो। जैसे दोबारा किया तो वही आंकड़े निकल करके आ गए। इसका मतलब बात फैक्ट थी, इसका मतलब निष्कर्ष निकल गया, अरे ये तो कोई हमसे पहले कोई दुनिया थी जिसका पतन हो गया, और उसके हमें सिर्फ क्या मिलते हैं, और ये जो अवशेष मिल रहे हैं हमें सिर्फ नदियों के किनारे पे मिल रहे हैं। इसका मतलब हमसे पहले की जो दुनिया के लोग थे
वो नदियों के किनारे पे रहते थे, और वो प्राकृतिक आपदा के कारण वो सारे के सारे नदियों में बह गए। और जब हजारों साल गुजरे तो वो नदियां सूख गई, और जैसे ही नदियां सूख गई तो जहां नदियां होती है वहां सूख जाते हैं, तो वहां पर गहरा गड्ढा होगा कि नहीं होगा? होगा। और जब हजारों सालों की बात कर रहा हूं तो हवाएं चलेंगी इधर से उधर, और जब हवाएं इधर से उधर चलेंगी तो वो रुकेगी कहां? मिट्टी गहरे खड्डे में। और जब गहरे खड्डे में मिट्टी रुकेगी तो बताओ वो गड्ढा भर भर के वो टीला बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा टीला। और हम वर्तमान में टीलों की जब खुदाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं? अवशेष मिल जाते हैं। और जैसे अवशेष मिलते हैं ना, वैसे हम नाम निकाल देते हैं। काले रंग की चूड़ियां मिल गई तो कालीबंगा, सिंधु नदी किनारे पे मिल गई तो सिंधु घाटी सभ्यता, आयर नदी के किनारे पे मिल गई तो, है ना? तो इस प्रकार से इनके नाम निकल जाते हैं अलग अलग प्रकार से। तो आप 2 4 5 चीज समझ रहे होंगे। एक तो ये समझ रहे होंगे कि आप जितनी भी सभ्यताएं पढ़ोगे वो सब कहां पढ़ोगे? नदियों के किनारे पर, क्योंकि ये लोग नदियों के किनारे पे रहते थे, नदियां इनको बहा करके ले गई, और ये हजारों साल गुजरे तो वो बन गए टिले। और टिलों की जब हम खुदाई करते हैं तो उनका क्या निकल जाता है? नामकरण निकल जाता है। प्रश्न ये उठ गया कि पहली बार सभ्यताओं की जानकारी देने वाला कौन था? ये सभ्यताओं का जनक है, ये सभ्यताओं का जनक है। तो पहले तो मुझे बताना सभ्यताएं कैसे बनी, कुछ समझ रहे हो क्या? एक थोड़ा सा वैसे आपको बताया। अब प्रश्न ये उठ गया कि जो आपका सिलेबस है वो ये कह रहा है कि आप 4 सभ्यता पढ़ो। आपका सिलेबस क्या कह रहा है? 4 सभ्यता पढ़ो। और 4 जो सभ्यता उन्होंने दिए बड़ी छांट छांट के दिए। वो इसलिए छांट छांट के दिए कि चारों की विशेषता अलग है। चारों की विशेषता अलग है क्योंकि एक सभ्यता तो कौन सी है? कालीबंगा। एक सभ्यता कौन सी है? आहड़। एक सभ्यता कौन सी है? बेराट। एक सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। ये 4 सभ्यताएं दे रखी है आपके। चारों सभ्यताओं की हम बात करेंगे, है ना? लेकिन इनमें चारों में अलग अलग प्रकार के अंतर है, और बहुत बड़े बड़े अंतर है। और एक छोटा सा हिंट भी देते हैं, क्योंकि हमें क्या है, याद नहीं होता। एक तो ये याद ये तो हो जाएगा कि ये सभ्यता कहां है, याद ये नहीं होता कि इनके अवशेष कहां से मिले, मतलब यहां पर कौन कौन से अवशेष मिले। हम पढ़ते हैं साहब कच्चे मकान कहां से मिले, कहां से मिले बताना। देखे कच्चे मकान कहां से मिले? आहड़ से। पक्के मकान कहां से मिले? कालीबंगा से। कच्ची ईंटें कहां से मिली है? पत्थर के मकान कहां से मिले? पत्थर के मकान कहां से मिले? गणेश्वर से। कैसे बता रहे हो? अच्छा, नोट्स पढ़ के, नोट्स पढ़ के। जितनी भी शहर वाली बातें, नगर वाली, सब कहां ले जाना? अब शहरों में क्या क्या होता है सब यहां बता देना। जितनी भी शहर वाली बातें कहां ले जाओगे, और जितनी भी ग्रामीण बातें हैं सब कहां ले जाना। अब मुझे बताना, शहरों में ज्यादा एकल परिवार मिलेंगे या संयुक्त परिवार मिलेंगे? ऐसी कौन सी सभ्यता है जहां से संयुक्त परिवार मिलते हैं? ऐसी सभ्यता बताना जहां पर सामूहिक चूल्हे मिले हैं। अरे जब बड़ा परिवार होगा तो सामूहिक चूल्हे। डबल मंजिल के मकान कहां से मिले? सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये हिंट है आपके लिए कि जितनी भी शहर वाली बातें हैं वो कहां ले जाना, और गांव वाली बातें, ये एक हिंट है आप लोगों को याद करने का। इन दोनों की बात करें, ये आपके जयपुर में है या आपके सीकर में है? ये हमारे एक जयपुर में और एक सीकर में है। तो यहां जो गणेश्वर जाओगे आप, तो यहां पर पत्थर प्लस तांबे के अवशेष मिलेंगे। पत्थर के और तांबे के अवशेष कहां से मिलेंगे? गणेश्वर से। क्योंकि आप पत्थर को बोलते हो प्रस्तर, पत्थर को क्या बोलोगे? और तांबे का एक प्रकार से क्या हो गया? धातु। तो प्रस्तर धातु युगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। ठीक है। और जितने भी लोहे वाली चीजों के अवशेष हैं सब कहां ले जाओगे आप? बेराट। तो लोहे वाली चीजों के अवशेष कहां ले जाना, और पत्थर और धातु वाले। अब सपोज करो किशन पूछते हैं आपसे, पत्थर के औजार कहां से मिले? समझ रहे? लोहे के औजार, नालियां ढकी हुई, नगर वाली चीजें हैं।
नालियां ढकी हुई, कच्ची सड़कें कहां से मिली है? ये तो कुछ हिंट, ये तो आपको थोड़ा सा वो रहेगा कि चलो ठीक है मुझे कुछ हिंट मिली, पूरे क्वेश्चन तो सही नहीं हो सकते, लेकिन तुक्का लायक तो काम हो ही जाएगा कि जब कुछ नहीं आता होगा तो इस बहस में तो अपन करेंगे ही। और यही एक याद करने का तरीका होता है कि अगर किसी टॉपिक को अपने को 2-3 घंटा पढ़ना हो और यदि 5 मिनट में उसको तैयार करें तो 5 मिनट में तो ऐसे ही तैयार कर सकते, इससे बढ़िया तैयार नहीं कर सकते 5 मिनट में। तो ये तो केवल 5 मिनट की तैयारी है, और फिर 2-3 घंटे देंगे तो उसमें तो एक एक चीज तो निकलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें थोड़ा सा मैं आपको लिखा दूं, लिखाना स्टार्ट करें, है ना? ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो, सभ्यताएं, राजस्थान की सभ्यताएं। पास्ट पूरा मैं दे दूंगा, चाहे कैसे दूं, आएगा प्रश्न तुम्हारी कॉपी में से, चाहे मैं कैसे दूं आएगा तुम्हारी कॉपी में से, इतना बुरा भी नहीं होता है, बस आएगा, बस ये है कि तुम रट लो इनको, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। हाँ वो अलग बात है कि जब अपन समझाते हो लिखते हो तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं भी इसको मानता हूं कि वो याद हो जाता है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा याद हो जाता है कि थोड़ा सा मेहनत हमें कम करनी पड़ती है, ठीक है ना, बस ये होता है। हाँ मैं 3 बार काम करता हूं, एक बार मैंने बोला, एक बार बोर्ड पे समझाया, फिर मैंने लिखाया, तो 3 बार तो आपने यही कर लिया। फिर चौथी बार आपको कहा कब करना है, एग्जाम के टाइम पे भी कर लोगे तो वो पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी और वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ वही तो है, तो वही तो है, लिखो। लिखो, भारत में सभ्यताओं का जनक। ले एक बार मेरे को दे तो दो, दे क्या क्या लिख रखा है उसमें, देख तो लू, नहीं देखू? ये क्या जोड़ लिया तुमने इसमें, तुमने तो और जोड़ लिया इसमें। अरे मैंने तो तुम्हारी मेहनत कम करवाई थी, हैं? क्या आ गया, कौन आएगा बाद में, कौन आएगा बाद में? एक और नाम क्या था? अच्छा, तुम तो एक ही याद करो और एक ही करा दूंगा और वही आएगा, कोई दूसरा नहीं पढ़ना तुम्हें। लो, हाँ क्या लिखा पढ़ने, भारत में सभ्यताओं का जनक चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन, सभ्यताओं का जनक चार्ल्स मेसन। एक तो 1826 में जानकारी दी और एक 1856 में जानकारी दी, चार्ल्स मेसन। ये एक ही याद कर लेना, अगर जनक पूछेगा तो खूब है, ठीक है। अगला लाइन में लिखना, भारत में सभ्यताओं की जानकारी देने वाले दो भाई, भारत में सभ्यताओं की जानकारी देने वाले दो भाई, दो भाई, अगर भाई पूछेंगे तो अलग से बताना, भारत में सभ्यताओं की जानकारी देने वाले दो भाई। विलियम बर्ट, विलियम बर्ट और मैंक बर्ट, विलियम बर्ट और मैंक बर्ट, और ये जानकारी भी 1856 में।
विलियम बर्ट, मैंक बर्ट। भाई पूछे तो ये बता देना, और अगर व्यक्तिगत पूछे तो ये नाम बता देना, और ये नीचे लिख देना, लाहौर से कराची, लाहौर से कराची पटरी खुदाई कार्य के समय, लाहौर से कराची पटरी खुदाई, पटरी खुदाई कार्य के समय। अब इसमें क्या है कि कितनी सच्चाई है क्या है, तो लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा एक समझा रखा है कहानी के माध्यम से, और थोड़ा सा ये भी बता रखा है कि अगर कोई भी इंसान अगर नया काम करता है ना, तो ये तो तय है कि उसको सफलता मिलती है। अगर आप जब तक औरों से हट करके काम नहीं करोगे, तब तक आप औरों से आगे कैसे निकलोगे। अरे वर्तमान में भीड़ का दौर है, बहुत प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन में आप भीड़ से अलग कैसे होंगे, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कई बार कहता हूं कि आपको कि आप तो ये कोशिश करो, आप सब बराबर हो, पहले तो यही कोशिश करो कि मैं इनमें से कैसे जीतूं। इनमें से जीतने का एक ही तरीका हो गया कि एक लाइन ही जोड़ो, लेकिन एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ो। मुझे पता है कि उस एक लाइन को जोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ये वैसे ही बहुत बड़ा एक सार है, बहुत सारी किताबों का अनुभव का सार इसमें दिया हुआ है, लेकिन जब आप एक लाइन जोड़ोगे तो उस एक लाइन के लिए आपको एक या दो किताब करनी पड़ेगी। इसका मतलब वो आपका रिवाइज हो रहा है, एक्स्ट्रा करोगे आप उसको, तो ही आप औरों से, इनसे आगे निकल गए तो औरों से भी आगे निकलोगे। तो कोशिश करो कि एक्स्ट्रा जोड़ने की उसमें कोशिश करो। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में एक्स्ट्रा जोड़ने की कोशिश की इन दो भाइयों ने। वैसे विश्व के अंदर पहली बार ट्रेन चलाने का जो काम किया वो भी इन दो भाइयों ने ही किया, विश्व में पहली बार। और ऐसे कहा जाता है कि जब ये दो भाई ट्रेन बना रहे थे, तो इंग्लैंड की जो महारानी है, ऐसे कहा जाता है कि उस जमाने में जो यहाँ का जो गवर्नर जनरल वाइसराय था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, क्योंकि इसका कार्यकाल 1848 से लेके 1856 था। तो इस दौरान जो भी काम हुए हिंदुस्तान में, वो सब किसने करवाए, डाकतार व्यवस्था, डाक व्यवस्था इसने चालू करवाई, ट्रेन इसने चालू करवाया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे काम इसने करवाए। बस इसने तो एक ही काम गलत कर दिया, गोद निषेध प्रथा वाला। जब से गोद निषेध प्रथा की तो इसको जाना पड़ा, इसके कारण ही 1857 की क्रांति होती है, तब जाकर के कैनिंग को आना पड़ा। तो जब ये दोनों भाई जब पहली बार इंग्लैंड में बोल रहे थे, भारत में ट्रेन चलाने से पहले, भारत में तो बाद में बनी, तो जब इंग्लैंड में ये बोल रहे थे कि साहब हमने एक ऐसा वाहन बनाया है जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैठेंगे। उस जमाने में यदि कोई ये बोल दे कि साहब हजारों की संख्या में बैठ जाए, वो बैलगाड़ियों के जमाना, पानी के जहाजों का जमाना, उस जमाने में बोल दे कि हमने तो ऐसा वाहन बनाया जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैठेंगे और फटाफट पहुंचेंगे, लोग विश्वास करेंगे क्या स्टार्टिंग में। मैं ही बोल दूंगा मैं तो आज ऐसा मकान देख के आया हूं जो हवा में उड़ता है, बटन दबाते ही आ जाता हूं, मकान ही लेके, गाड़ी नहीं लाता, मकान ही लेके आता हूं, तो तुम यही बोलोगे यार ये ज्यादा ही सिर्फ पढ़ा पढ़ा के पागल हो गए। अरे वह पागल हो गए, दिमाग इनका हो गया खराब हो गया। उस जमाने में इन दोनों भाइयों को भी लोगों ने यही कहा कि पागल हो गए। उन्होंने लोगों को कहा कि भाई इसमें बैठो, हमने बना तो ली, प्रयोग करना है, बैठो। अब लोग है ना जो ये बोलेंगे मत बैठना, लोहे का राक्षस से खा जाएगा। अब इनको प्रयोग तो करना था, तो लोगों को कहा भाई पैसे लो, पैसे लो, बैठो। अब तो और शक, बोला तो मामला गड़बड़ है। नहीं भला पैसे देकर कोई बिठाता है क्या। अब फिर भी नहीं बैठे, परेशान हो गए दोनों भाई, इंग्लैंड की महारानी के पास गए। बोला महारानी हमने ऐसा ऐसा पूरा इन्होंने समझाया बहुत देर तक, और महारानी ने ध्यान से सुना। बोला कि हमें इसमें 2-4-5 लोग तो दो, ताकि इसको हम बिठाए, लोगों को दिखाए और प्रयोग होए ना। महारानी ने ध्यान से सुना, इन्होंने सोचा कि यार महारानी हमारी बात समझ गई। महारानी ने कहा कि मैंने 3-4 लोगों को फांसी की सजा दी, उनको ले जाओ। इसका मतलब महारानी को भी विश्वास नहीं हुआ कि यार फांसी की सजा दी है, मरेंगे तो मर जाएंगे, वैसे फांसी की सजा डिक्लेयर है। अब उनको ले जाया, उनको पकड़ के ला रहे जंजीरों से बांध करके उन कैदियों को, और किसी ने बोल दिया कि लोहे के राक्षस से बिठाएंगे, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। और वहीं से वो चिल्ला रहे नहीं महारानी गोली मार दो, फांसी लगा दो, लेकिन उस लोहे के राक्षस से मत बिठाओ।
उनको जबरदस्ती जंजीरों से बांध बांध के उसमें ट्रेन में बिठाया और लोग दूर से चिल्ला रहे, मतलब ये राक्षस इनको खा जाएगा, अब इनको छोड़ेगा नहीं। प्रयोग तो करना था, प्रयोग किया, ट्रेन चली, लोगों का मुंह बंद हो गया, लोगों का मुंह बंद हो गया ना। लेकिन बुराई जो करने वाले हैं वो फिर भी बुराई कर रहे हैं। पता है क्या बुराई कर रहे हैं? अब ये चल तो गया, अब रुकेगा नहीं। अब ये चल तो गया, अब रुकेगा नहीं। आप देखो वो ट्रेन चली, रुकी, कितना लोगों ने, कितनी इन्होंने मेहनत की, पैसे देके बिठा रहे थे, नहीं बिठे। आज क्या स्थिति है? घबराए नहीं ना दोनों भाई। आज क्या स्थिति है? लोग पैसे देके भी ढंग से नहीं बैठ पाते। अगर ये दोनों उस समय घबरा जाते तो शायद वर्ल्ड के अंदर कभी ट्रेन नहीं आती। तो इसलिए यदि आप बहुत अच्छा काम करते हो ना, तभी लोग आपकी बुराई करते हैं। आप मन में सोचो कि लोग आपकी बुराई क्यों करते हैं? नहीं, लोगों के पास कहां टाइम है इतना जो आपकी बुराई करें। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है इस दौर के अंदर, इसका मतलब आप शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए आपकी वो बुराई कर रहा है। और बुराई करने दो, वो आपका अच्छा काम है। आप औरों से अलग करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बताओ, अगर ये दोनों भाई घबरा जाते तो ट्रेन आती क्या? तो आप भी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, और कोई बुराई कर रहा है तो करने दो, है ना। अच्छा करोगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो मेरे हिसाब से इन दोनों बर्टन भाई, है ना, बर्ट भाई और जो चार्ल्स मेसन है, उन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है और वो सभ्यताओं के जनक है। लेकिन इन सभ्यताओं को हम पढ़ें तो ऐसे कहा जाता है कि इतिहास में 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। इतिहास में 3 प्रकार के पार्ट होते हैं। एक तो हम बोलते हैं कौन से पार्ट को? प्राक ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? प्राक। और प्राक को ही हम क्या बोलते हैं? प्राग। प्राग से ही क्या बन गया? प्राग। तो हमने इसको कहा प्राग ऐतिहासिक काल। एक तो कौन सा काल हो गया? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ये 3 पार्ट होते हैं इतिहास के। प्रश्न ये उठ गया कि साहब सभ्यताएं कहां है इनमें? इनमें सभ्यता कहां है? क्योंकि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान की जो सभ्यता है निम्नलिखित में से इतिहास के कौन से भाग में है? क्योंकि ये जो भाग है ना, ये ऐसा भाग है जहां पर प्राक यानी पत्थर ही पत्थर है। प्राक का मतलब ही क्या होता है? पत्थर ही होता है, पुराना ही पुराना, कि जिसमें मानव को हर कुछ क्या लगता था? बोला पत्थर ही पत्थर है भाई। यानी कि मानव को यहां पर लिखने का, पढ़ने का कोई भी ज्ञान स्टार्ट ही तो कर रहा है, सीख ही तो रहा है। यानी कि यहां पर आपको जितने भी साक्ष्य मिलेंगे यहां पर, वो मिल ही नहीं रहे यहां पर। क्योंकि आप क्या बात करते हो कि यदि आपको साहित्य मिलेंगे ना और अभिलेख मिलेंगे, भाई एविडेंस की बात करोगे आप, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको क्या मिलना चाहिए? तभी तो वो ऑथेंटिक बात होगी। ये दोनों की दोनों चीजें ना आपको कहां से मिलती है? तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक है। इसका मतलब इतिहास का कौन सा भाग है जो सबसे प्रमाणित माना जाता है? तो क्या बताओगे आप? ऐतिहासिक काल। क्योंकि इस ऐतिहासिक काल की जब आप शुरुआत की बात करते हो तो इस ऐतिहासिक काल की शुरुआत आप करते हो जनपद काल से और आज तक। अब कोई सा भी टॉपिक ले जाओ आप, सब कौन से काल में होगा? मौर्य काल किसमें है? गुप्त काल किसमें है? आप राजस्थान के जितने भी राजा महाराजाओं की बात करते हो वो सब किसमें आएंगे? क्योंकि उनके हमें क्या मिलते हैं? एविडेंस मिलते हैं। और उनके कौन से एविडेंस मिलते हैं? साहित्य और, समझ रहे हैं आप? इसी प्रकार हम बात करते हैं रामायण और महाभारत काल की। आप रामायण और महाभारत काल को यहां ले जाओ, जिसे हम क्या बोलते हैं? वैदिक काल। क्योंकि वैदिक काल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। क्योंकि पूर्व वैदिक काल के अंदर तो क्या आता है? रामायण। और उत्तर वैदिक काल में क्या आता है? महाभारत। प्रश्न ये उठ गया, क्या यहां पर साहित्य मिले हैं क्या? बोला मिले हैं, क्यों नहीं मिले? रामायण और महाभारत साहित्य ही तो है। क्या यहां पर साहित्य मिले कि नहीं मिले? बोला मिले, लेकिन प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित नहीं है। क्या यहां पर अभिलेख मिले हैं क्या? बोला नहीं मिले। साहित्य मिले लेकिन प्रमाणित नहीं है। इसका मतलब ये ऐतिहासिक काल नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक काल होता तो प्रमाणित होता। अगर इसको मान लेते कि ये ऐतिहासिक काल है तो हम ये थोड़ी ना पढ़ते कि इंग्लैंड के अंदर हवाई जहाज का आविष्कार हुआ। हम यही पढ़ते कि रावण ने उड़ा दिया था पुष्पक विमान। हम उसको क्यों नहीं मानते इतिहास में? क्योंकि उसके हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते, वो सिर्फ एक कहानियां हैं। रामायण महाभारत का हमें कोई इतना बड़ा एविडेंस नहीं मिलता है इतिहास के अंदर।
बस हमारी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं में लिख दिया और हमने पढ़ लिया, इसलिए वो काल कौन सा हो गया? आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन ये एक ऐसा काल है जिनमें न तो साहित्य मिल रहे हैं, न अभिलेख मिल रहे हैं, केवल खुदाई में अवशेष मिलते हैं और पत्थर ही पत्थर मिलते हैं। और यहां तक कि आपकी जितनी भी सभ्यताएं हैं, इन सभ्यताओं को भी आप कहां लेकर के जाओगे? आद्य ऐतिहासिक काल में। मतलब क्यों लेकर के जाएंगे? क्योंकि लिखने का ज्ञान इनको भी था, लेकिन इसकी लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए। बताओ देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा में ये लोग लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लेकिन हम उसकी लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए। इसका मतलब जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको आप कौन से काल में लेके जाओगे? वैदिक काल को किसमें लेके जाओगे? और इनके बाद जनपद काल जो आएगा उसको कहां ले जाओगे? और जितने भी पत्थर वाली चीजें हैं वो सब आप कहां लेके जाओगे? जैसे पाषाण काल, पाषाण काल किसमें लेके जाओगे? कालीबंगा सभ्यता किसमें? गणेश्वर किसमें? मौर्य काल किसमें? आपने ऐतिहासिक काल में किनको डाला? जिनके हमें साहित्य भी मिलते हो, अभिलेख भी मिलते हैं। आपने आद्य ऐतिहासिक काल में किसमें डाला कि इसमें अभिलेख तो बिल्कुल ही नहीं मिलते, साहित्य मिलते हैं, या तो हम उसको पढ़ नहीं पाए या फिर वो प्रमाणित नहीं है, या कुछ नहीं मिलता, या कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? पाषाण काल। तो पहले तो मुझे बता दो कि ये प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल कुछ समझ रहे हो क्या? लिखवा दे इसको, थोड़ा सा लिखो। इतिहास, इतिहास के 3 भाग माने जाते हैं। इतिहास के, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूं कि जब पेपर हार्ड आता है ना तो वो आपसे पूछ लेता है कि कालीबंगा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन से भाग में आती है, इसलिए आपको बता रहा हूं। इतिहास के 3 भाग माने जाते हैं। नंबर 1 प्राक, प्राक या ऐसे लिखोगे, मैं ये बोर्ड छोटा पड़ता है, मेरे तो ये बोर्ड ज्यादा बढ़िया बैठता था, इसमें मीटर ज्यादा आता है। नहीं, मैं तो यहां भी मुआ दूं, लेकिन ये बोर्ड छोटा पड़ता है, नहीं तो मैं लिस्ट ही बनवा देता आपको। जैसे मैं बना रहा हूं फिर वैसे बना लो। इतिहास प्राक, एक तो राइटिंग और बढ़िया नहीं बैठती। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इधर है ना जो ये, मेरे पास तो जगह नहीं है, आप इधर लिख रहे हैं तो इनका टाइम, फिर टाइम आ जाएगा तीनों का एक साथ, फिर एक लिखना साहित्य, और फिर एक लिखना अभिलेख। इधर इसका टाइम है प्रारंभ से 3500 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व। इसका टाइम है 3500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसका टाइम है 600 ईसा पूर्व से स्टार्ट होगा ये आगे तक, डेड डॉट आगे तक। ये उल्टा क्यों चल रहा है, समझ रहे हो क्या? कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हैं, अभी समझा देंगे अभी आपको। और साहित्य प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं है। अभिलेख प्रमाण, प्रमाण नहीं है। साहित्य प्रमाण है परंतु प्रमाणित नहीं है, और पढ़ा नहीं जा सका।
और इधर प्रमाणित है, दोनों चीजें ही। यहां पर आएगा आपका पाषाण काल। और पाषाण काल 3 प्रकार के होते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। और यहां पर 2 पार्ट है। एक तो सभ्यताएं और एक वैदिक काल। सभ्यताएं 3500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और ये 2 पार्ट हो जाते हैं, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ये रामायण है और ये महाभारत है। टोटल टाइम इनका 1500 से 600 ईसा पूर्व। हाँ, ईसा पूर्व। और ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। आप मेरे साथ साथ उतार लो, फिर मैं समझा दूंगा। एक बार उतार रहे हो क्या? ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और ये जो है जनपद काल से प्रारंभ। एक बार इसको उतारो आप। बहुत टेक्निकल चीज है ये चलेगा नहीं कि तुम क्यों बंद रखते हो इसको? आवाज करता है ये? अच्छा, तुमने ही गिराया होगा, मतलब नोट्स दे दे के पढ़ा रहे हैं, गिराओ इसको। वही गिराया होगा, कहाँ गया वो तू गिराया होगा। ने 1500 से 600 2 पार्ट कर दो। 1500 से 1000 रामायण काल और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल।
हाँ भाई, लिख लिया सबने? हमारे तो काम की चीज यही है बस, बाकी सब भूल जाना। बाकी सब भूल जाना, ये हमारे काम की चीज है। ये तो पूरा एक बताया आपको निकाल करके रिकॉर्ड की सभ्यताएं कहां मिलती है इतिहास में। अब आप समझ रहे होंगे कि हमारी जितनी भी सभ्यता है वो कौन से काल में आएगी? आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में सभ्यताएं वह हैं कि जिनको में प्रमाण है परंतु प्रमाणित, है ना, और पढ़ा नहीं जा सका। क्योंकि यहां से लिखी हुई चीजें जो हमें मिल गई ना, उसको हम पढ़ नहीं पाए। क्योंकि आप देखना, हम पढ़ेंगे कि यहां पर एक लिपि है किलाक्षर लिपि, उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए, समझ में नहीं आया क्या लिख रखा है। खरोष्टी अलग चीज होती है। खरोष्टी तो क्या होता है कि मौर्य काल की लिपि है, जैसे प्राकृत, पाली, खरोष्टी। इसमें तो किलाक्षर लिपि है। खरोष्टी को तो पढ़ लिया हमने। हाँ, किलाक्षर। हाँ भाई, लिख लिया? समझो, इतिहास के दो तीन पार्ट हो गए। तो प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल, और एक ऐतिहासिक काल। आपको जितनी भी सभ्यताएं मिलेगी वो सब कहां मिलेगी? और आद्य ऐतिहासिक काल के भी दो पार्ट होते हैं, एक वैदिक काल और एक, जैसे सपोज करो आप बेराट की सभ्यता पढ़ोगे, और बेराट की सभ्यता में आपको ऐसा मिलता है कि साहब वहां पर महाभारत काल में जो पांडव थे ना, उन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया, बिताया ना। तो इसका मतलब वो उत्तर वैदिक काल के हुए, महाभारत काल के। अब आप देख लो, वो उनकी जानकारी मिल रही है हमें, लेकिन फिर भी बात तो कहां गई? आदि में गई ना। क्लियर है ना? लेकिन जब आप वैदिक काल जब आप बेराट की सभ्यता पढ़ोगे, तो वहां आपसे अशोक का अभिलेख मिलेगा, भाबरू। अशोक का भाबरू शिलालेख मिलेगा बेराट से। तो इसका मतलब बेराट की जो सभ्यता है वो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। क्यों आ रही है शायद समझ जाओगे अब आप, क्योंकि अभिलेख मिल रहा है ना वहां पर जनपद काल से स्टार्ट होकर के, इसलिए। मिटाऊ इसको। अब एक प्रश्न तो ये आता है कि भाई ये कौन से काल की, आद्य ऐतिहासिक काल की, एक प्राग ऐतिहासिक काल की, एक तो ये प्रश्न आता है जिसके लिए आप तैयार हो गए कि साहब अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो हम जरूर कर देंगे। केवल एक ही जवाब देना है, कौन सा? आद्य ऐतिहासिक, बाकी सब भूल जाना। क्या जवाब देना है? आद्य ऐतिहासिक। इस प्रश्न के लिए तैयार हो गए। ये जो तामझाम बनाया ना पंडित इतना सारा, उस तामझाम में केवल एक ही प्रश्न छिपा हुआ था, आद्य ऐतिहासिक, बाकी सब भूल जाना। वो तो मैंने इतना इसलिए बताया कि आप जानो तो सही, कि मैं चाहता तो एक लाइन लिखा देता कि सभ्यताओं को आप आद्य ऐतिहासिक काल में लोगे, लेकिन फिर आप ये बोलोगे साहब ये होता गया आद्य ऐतिहासिक, इस आद्य में ही क्यों लिया? तो ये इसलिए आपको ये चीज बताइए, ठीक है। अब दूसरा प्रकार का प्रश्न ये आता है कि जैसे चार सभ्यता दे देते हैं, पूछते हैं कि भाई इसमें से बताना कांस्य युगीन कौन सी है, ऐसे पूछ लेते हैं। बताना भाई इसमें से लोह युगीन कौन सी है। तो इसका इसका जो मैटर है ना, इसको अपन देखें, तो इसको देखने का तरीका देखो एक ही है, समझना थोड़ा सा इसके बारे में, कि जितनी भी जो सभ्यताएं हैं ये आपको मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको कांस्य युगीन। कौन सी मिलेगी? कांस्य युगीन। एक सभ्यता मिलेगी आपको ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन। एक सभ्यता मिलेगी आपको लोह युगीन। और एक सभ्यता मिलेगी आपको प्रस्तर धातु युगीन। लेकिन इसमें जो धातु होगा वो क्या मिलेगा? सभ्यताएं कितनी पढ़नी है आपको? और चार ही प्रकार है, चार ही प्रकार है, समझ लेना। कहां से किन सभ्यताओं की बात करेंगे तो राजस्थान की जो एकमात्र होगी, राजस्थान की जो एकमात्र पढ़ोगे आप, राजस्थान में एकमात्र, तो वो आपकी कौन सी हो गई? कालीबंगा। बाकी सब भूल जाना। और वैसे भी आपके ऑप्शन में चार ही आने, लेकिन ज्यादा भी आ जाए तो टेंशन मत करना। राजस्थान की जितनी भी सभ्यता है उन सारी सभ्यताओं में एकमात्र कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सी हो गई? क्यों? क्यों है? कांस्य वगैरह ये चीजें मिल गई हमें, है ना।
कांस्य वगैरह ये चीजें मिल गई। तो कालीबंगा के आसपास में हमें और भी 2-3 सभ्यताएं मिली, हम पढ़ेंगे। रंगमहल, पीलीबंगा, उसको क्यों नहीं, पास की तो है, मिलना चाहिए ना वहां पे भी। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन है? कांस्य युगीन। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी युगीन है? कांस्य युगीन। और राजस्थान की एकमात्र सभ्यता कालीबंगा कांस्य युगीन है, और वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंडर में आती है। कैसे? जैसे आप इसको और एक्सप्लेन करते भी इसको वापस ले आएंगे। जैसे भारत की स्थिति में जाना, ये भारत का ज्योग्राफी तो पढ़ते हो आप, आपको पता तो है ही। ये वाला जो जगह है वो कौन सा हो गया? जम्मू। ये जम्मू। तो ऐसे कहा जाता है जहां नदी जाएगी वहीं तो लोग रहेंगे। तो सिंधु नदी है ना भारत में, ऐसे जाकर के, ऐसे घूम करके और इस प्रकार से जाती है। ये कौन सी नदी हो गई? सिंधु नदी। यानी कि सिंधु नदी की जो आकृति है वो कौन सी हो गई? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार हो गई ना। और ये जो सिंधु नदी है वो जम्मू, यूपी, इधर आ जाते हैं महाराष्ट्र, इधर आ जाते हैं गुजरात, इधर आ जाते हैं राजस्थान, और इधर पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, और इधर आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो अब बताओ, जो नदियां जा रही है तो यहां पर इनके हमें सभ्यताओं के अवशेष मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और राजस्थान में ये गुजरेगी कहां पर? राजस्थान में जाएगी तो ये कहां पर जाएगी? कालीबंगा। मतलब कहां पर? हनुमानगढ़। बाकी आप देखना, कभी भी जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो आप असम में नहीं पढ़ोगे, तमिलनाडु में नहीं पढ़ोगे, मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ोगे। क्यों? वहां पर सिंधु नदी नहीं जा रही। जहां जहां सिंधु नदी जाएगी वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता बनेगी कि नहीं बनेगी? और राजस्थान में सिंधु नदी कौन सी जगह आ रही है? और हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? इसलिए राजस्थान की एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी सभ्यता मानी जाएगी? कालीबंगा, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे पर आ रही है। बाकी आहड़ नहीं होगी, गणेश्वर नहीं होगी, बैराट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर नदियां अलग है। कालीबंगा में कौन सी नदी आ रही है? सिंधु। अब आप बोलोगे साहब सिंधु तो आती ही नहीं है। हम तो ये पढ़ते हैं कि साहब कालीबंगा के अंदर कौन सी आती है? घग्गर। यही पढ़ते हो आप तो। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि जो घग्गर है ना, ये घग्गर नहीं है, नाम चेंज होता है। हर जगह चंबल नदी नहीं रहती है। नदियां पढ़ रहे थे आप, मैं सुन रहा था, हर जगह चंबल नदी आएगी क्या? वो नाम चेंज होता है जगह के आधार पे। ये जो घग्गर है ना, यही थी आपके दृशदती। कौन सी थी? और दृशदती ही क्या थी? सरस्वती। और सरस्वती ही क्या थी? सिंधु। तो हनुमानगढ़ में आते आते क्या बन जाती है ये? बाकी घग्गर किसका पार्ट है? और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कांस्य के हमें अवशेष मिले, तो इसका मतलब कालीबंगा से भी मिले। तो इसका मतलब बताओ, तभी तो राजस्थान की एकमात्र सभ्यता होगी कांस्य युगीन। कौन सी हो गई? कालीबंगा। राजस्थान की एकमात्र कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। क्यों? क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता के समान अवशेष रखती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के समान अवशेष क्यों रखती है? क्योंकि वो एक ही टाइम की है। क्योंकि खुद जो कालीबंगा है सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। जो कालीबंगा है खुद सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट है। और क्यों है? क्योंकि ये नदी है। क्योंकि ये नदी है। तो कुछ समझ रहे हो आप कि कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का ही हमने पार्ट क्यों कहा? समझे? ठीक है, अभी इसको और करवा देंगे आगे। हाँ जी, अब आते हैं कि कांस्ययुगीन सभ्यता राजस्थान में एकमात्र कौन सी हो गई? ये एक रटने वाली बात है। ताम्रयुगीन, पहले इसकी बात करते हैं। जयपुर के पास वाली जितनी भी सभ्यताएं हैं सब कौन सी होगी? अब ये थोड़ा ध्यान रखना है, जयपुर में कौन कौन सी है। रेड टोंक में है ना, रेड टोंक में है। कौन सी सभ्यता हो गई? बैराट। जोधपुरा जयपुर में ही है, तो कौन सी हो गई? नलियासर सांबर में। नलियासर सांबर में, और सांबर जयपुर में है, तो कौन सी हो गई? आपको हिंट मिल गया। और आपको तो सिर्फ जवाब किसको देना है? आपको तो केवल एक ही याद रखनी है, कौन सी? बैराट। जबकि आपके पास तो ये जवाब और आ गया।
बेराट तो वैसे कवर हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रस्तर धातु युगीन है ये भी एकमात्र है, और ये एकमात्र कौन सी हो गई? गणेश्वर। इसके अलावा जो भी बच गई सब कौन सी हो गई? लेकिन आपको तो चार ही पढ़नी है ना, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि आहड़ किस में आ गई। निम्नलिखित सभ्यताओं में से ताम्रयुगीन कौन सी है? गिलुंड कौन सी है? गिलुंड राजसमंद में कौन सी हो गई? आहड़। मैंने बताया ना, इनके अलावा जो भी बच जाए वो सब कहां ले जाना। बालाथल कौन सी है? आहड़, ये ताम्रयुगीन। और जयपुर के आसपास वाली सारी कौन सी? मैंने तो एक दुनिया भर की चीजें आपको बताई, लेकिन आपको याद रखनी है कितनी? एकमात्र प्रस्तर धातु युगीन। प्रस्तर धातु का मतलब पत्थर, और धातु कौन सी? तांबा। और ये कौन सी हो गई? लोह युगीन, बेराट। आहड़ कौन सी हो गई? और कांस्य युगीन कौन सी हो गई? बताओ, इन चारों का जवाब दे दोगे? ये उतारो एक बार। है? हाँ उतार लो। हाँ ये तो हो गया। अलग अलग होते हैं। कांसे में बनता है, मिलके बनता है टिन, फिर तांबा बन जाता है। सबसे लास्ट में लोहे की खोज की गई थी, ध्यान बताओ। सबसे लास्ट में लोहा। दो प्रश्न कवर हो रहे हैं अभी तक यहां से, दो प्रश्नों के लिए। एक तो ये ध्यान रखना कि सभ्यताएं कौन से काल में आएगी, आद्य। एक ये ध्यान रखना कि कौन सी सभ्यता कौन से युग की है। कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन, लोहयुगीन और प्रस्तर धातुयुगीन, बस ये दो प्रकार के प्रश्न। चले आगे। एक इसको भी थोड़ा ढंग से बना लो। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, और ये नदी, ये नदी। और सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध बताओ कितने देशों से है? तीन। एक तो भारत, एक पाकिस्तान, और एक अफगानिस्तान। तीन देशों से है। और ऐसे कहा जाता है कि लगभग 1400 खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी खोज की? 1400। और 1400 में से 925 कहां पर है? भारत में। और 473 का है, और 2 का है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा क्षेत्र कहां मिलेंगे और सबसे कम कहां मिलेंगे? और इनकी आकृति क्या होती है?
भाई आकृति क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की? आकृति त्रिभुजाकार। और राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता कौन से जिले में आ रही है? हनुमानगढ़, कालीबंगा के रूप में। कैसी आ रही है भी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं आपको। इसको उतारो एक बार। उतार लिए? ठीक है। हाँ भाई, नदियां खूब पढ़े हो। मुझे बताना सिंधु नदी कहां से निकलती है? हैं? सिंधु नदी कहां से निकलती है? आप ये पढ़ते हो अभी तक कि साहब ये एक पहाड़ी है, ये इस प्रकार से है, और हम इसको बोलते हैं कौन सी पहाड़ी? शिवालिक। है ना? कौन सी पहाड़ी? शिवालिक। शिवालिक की पहाड़ी। और इस शिवालिक के पहाड़ी से ये नदी निकलती है। कौन सी जगह से? कौन सी? क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट? कालका। क्या बोलते हैं? कालका। कि सब कालका से ये नदी निकल गई। समझते हो ना आप? ये शिवालिक की पहाड़ियां कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश। यानी कि कालका भी कहां हो गया? और जब ये नदी निकलती है तो यहां से निकल करके कौन से स्टेट में जा रही है? पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा। ये हरियाणा पहुंच गई यहां पर। और ये राजस्थान की जो स्थिति इस प्रकार से है, तो जब ये नदी जा रही है तो राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र से जाएगी। तो आप मुझे बताना कि ऊपरी क्षेत्र में जा रही है तो ये आपके हनुमानगढ़ आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो जैसी इस जगह पर राजस्थान में प्रवेश कर गए हनुमानगढ़ में, तो ये जगह कौन सी हो गई? टिब्बी। तो टिब्बी जगह पे आते ही जो ये सिंधु नदी है, ये क्या बन जाती है? घग्घर। ये क्या बन गई? घग्घर। और यहां से होती हुई सीधे ये कहां पर पहुंच गई? पाकिस्तान। और पाकिस्तान की कौन सी जगह? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास। एग्जैक्ट जगह बहावलपुर। एग्जैक्ट जगह बहावलपुर। पहुंच गई यहां पर। तो इसका मतलब ये सिंधु नदी यहां पहुंच गई। तो बताओ यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता बनेगी कि नहीं बनेगी पाकिस्तान में? और हमारे यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता केवल बन रही है कहां पर? हनुमानगढ़ में। क्यों? वो आपको शायद पता चल रहा होगा। इसलिए राजस्थान की जो हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता है, वो एकमात्र सभ्यता मानी जाएगी जो सिंधु नदी के अंतर्गत मानी जाएगी। और राजस्थान में जो सिंधु नदी है हनुमानगढ़ के कौन से गांव में प्रवेश करती है? ये आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना। लेकिन हमें तो केवल इस प्रश्न का जवाब देना है, इसका ध्यान रखना। क्लियर? लिखो नोट डाल के नीचे, नोट डाल के लिखो। राजस्थान में सिंधु नदी, राजस्थान में सिंधु नदी हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव से प्रवेश करती है। और यही नदी घग्घर नदी कहलाती है।
और यही नदी घग्घर नदी कहलाती है। यही नदी घग्घर नदी कहलाती है। हाँ भाई, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, केवल इधर उधर की बातें की है। अभी अपन ने सभ्यता स्टार्ट नहीं की, लेकिन यदि मैं सभ्यता स्टार्ट करूं तो शायद सभ्यताओं का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के पास है कि आप पढ़ना क्या चाह रहे होंगे। अब यदि इससे, और यहां पे प्रश्न भी छिपे हैं, यहां से प्रश्न भी बनते हैं। राजस्थान की एकमात्र प्रस्तर धातु युगिन कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र कांस्य युगिन कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक सभ्यताएं मिलती है प्रस्तर धातु युगिन, ताम्रयुगिन, लोह युगिन या कांस्य युगिन? ताम्रयुगिन। कौन सी मिलती है? राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं वो इतिहास के कौन से भाग में है? प्राक, आद्य या ऐतिहासिक? आद्य। भारत में सभ्यताओं का जनक कौन है? चार्ल्स मेसन। सभ्यताओं का जनक कौन है? चार्ल्स मेसन। राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। क्योंकि कालीबंगा किसका पार्ट है? सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति क्या है? राजस्थान के कौन से जिले में आती है? हनुमानगढ़ में कौन सी सभ्यता है? क्लियर यहां तक? बात करें आगे? ठीक है, अब एक एक की बात करते हैं। हेडिंग डालो आप लोग। सबसे पहले कालीबंगा। क्या हो गया? हेडिंग डालो कालीबंगा। ज्योग्राफी मुझे नहीं आती बिल्कुल भी, ये तो इतिहास के आधार पे बताता हूं छोटी मोटी चीजें। मेरे को तो पता ही नहीं है नदी किधर जाती है। कालीबंगा नहीं, याद आप करोगे तो कभी जिंदगी में याद नहीं रहता है। आप रटोगे, अगर मैं रटन विद्या पे चलता तो कभी मैं पढ़ा ही नहीं पाता। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है सब्जेक्ट के तो उसको आप कभी नहीं भूल सकते, बल्कि उसमें कई चीजें आप अपनी तरफ से और दोगे। फिर वो चीजें अपने अंदर से आएंगी कि यार ये नहीं तो ये ऐसे होगा। वो तुक्के वाली चीजें नहीं होती है फिर, है ना? तो वो आप रटोगे तो भूल जाओगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद साफ उसके कंसेप्ट क्लियर करो। तो ये जो मैं आपको स्टार्टिंग की जो चीजें बताता हूं ना, ये कंसेप्ट होता है। इनको आप, नहीं तो अपन क्या करें, डायरेक्ट पढ़ लो ना, फटाफट हो जाएगा। किया ही था अपन ने 2 दिन में डायरेक्ट। अरे 2 दिन में अपन ने डायरेक्ट किया ही था, है ना? तो ये कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट आप क्लियर करेंगे। आप देखो आपने क्या लिखा है। अरे क्या लिखा है? 1 पेज, 2 पेज? हाँ बस, ये इसको बोलते हैं कंसेप्ट। हाँ जी, कालीबंगा। अब एक एक की बात करते हैं। दिमाग में आपके बैठा हुआ ही है कि जितने भी शहर या नगरीय सभ्यता है वो सब आपको कहां से मिलेगी? और पक्का यहां से ध्यान रखना, 1 या 2% जरूर आते हैं। अगर मैं पीटीआई के पेपर में भी बात करूं तो 1 या 2% जरूर आते हैं। हमेशा आते और आए हैं, हमेशा आते और आए। और यही नहीं, हर लेवल के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। तो कालीबंगा जो सभ्यता है, सबसे पहले अपन ये बात करें कि कालीबंगा सभ्यता कहां है? कहां है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। कौन सी नदी? घग्घर। दूसरा नाम नंबर से बताना, दृष्टदती। नंबर से बताना, ये क्रम करवा लेंगे कई बार, ध्यान रखना। फिर इसके बाद सरस्वती, और फिर इसके बाद सिंधु। ये क्रम से है, ध्यान रखना, है ना? ये क्रम से। फिर ये जो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, तो ध्यान देना कि इस कालीबंगा के जितने भी आपको विपरीत अवशेष ढूंढने हैं, विपरीत अवशेष इसके जस्ट उल्टा, तो कहां लेके जाओगे? आहड़। आहड़ कहां है? उदयपुर। ये मैं यही लिखा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। अगर यह नगर वाली चीजें मिलेंगी तो गांव वाली कहां मिलेगी? यहां पर एकल परिवार मिलेगा तो, यहां पक्के मकान मिलेंगे तो बिल्कुल मैंने लिख दिया कि कालीबंगा के विपरीत अवशेष आपको कहां मिलेंगे। अगला क्वेश्चन यहीं से, कालीबंगा के समान अवशेष कहां मिलेंगे? जो हनुमानगढ़ में होंगे। और जो हनुमानगढ़ में होंगे वो कौन से होंगे? एक तो पीलीबंगा, एक तो पीलीबंगा, और एक रंगमहल। क्योंकि दोनों की दोनों जो सभ्यताएं हैं वो आपको कहां मिलेगी? हनुमानगढ़।
अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ में सभ्यता नहीं है, तीन ध्यान रखना, इसके अलावा जो भी होगी नहीं है। और मिलता जुलता नाम देगा, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, रंगपुर। कौन सी नहीं है? क्योंकि रंगपुर तो गुजरात में है, बाकी वो भी एक सभ्यता है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों हनुमानगढ़ में हो गई। और हनुमानगढ़ की सबसे बेस्ट सभ्यता कौन सी होगी? कालीबंगा। इस कालीबंगा का खोजकर्ता कौन था? है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। कब की है? 1951 से 53। कब की? 51 से 53। और एक शब्द में पूछ ले तो 1952 करना। एक शब्द में पूछ ले 1952 करना। और कई बार ये ऐसे क्रम में पूछ लेता है हमसे, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई? 1951 से 53, 1952 से 54, एक साथ पूछते हैं। तो ये क्रम में ए से बच्चों तो ए से बताओ, एक शब्द में पूछे तो ये बताओ। तो समझ रहे हो यहां तक? उतारो इसको। पानी लाना, पानी। लिखा है आगे? ठीक है, ये तो है खोजकर्ता। अब लिखना उत्खनन करता। खोज करता, उत्खनन करता, रिसर्च। ये हो गया सर्च, अब होगा रिसर्च। अगर दूर से अक्षर नहीं दिख रहा है तो वो आपको दे दिया ना पेज, उसमें से देख लेना। बताओ कितनी बढ़िया सुविधा दे दी आपको। हाँ, उत्खनन करता, ब्रजवासी। ब्रजवासी। हाँ, ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल मतलब बी वी लाल। हाँ, ये उत्खनन करता है दोनों ही। बी के थापर। बालकृष्ण। बालकृष्ण थापर। 1961 से, देखो कई जगह 66 तक है, लेकिन
ये आपके दे रखा है आरबीएससी की बोर्ड की किताब में 10th क्लास के अंदर, यही पढ़ो। उस समय मैं उस किताब को देखा नहीं था, कल ही देखा था मैं। ये एनसीईआरटी किताबों में 66 तक, बोर्ड की किताबों में ये है। तो अपन तो राजस्थान के, तो अपन तो बोर्ड को ही माने। हाँ थापर, ये मैंने थाप पर थापर थापर दे रखी ना सुविधा, वो एक और। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कम से कम 10 बार आया है, 10 बार आया है हर प्रकार के एग्जाम में। ये उत्खनन करता और खोज करता में से 10 बार आया है हर प्रकार के एग्जाम में। केवल इतना सा दे दिया, अम्लानंद घोष का संबंध कौन सी सभ्यता से था, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन करता कौन था, है ना, उत्खनन करता कौन था, बस इसी को घुमाए हैं। तो एक तो नाम ध्यान रखना, और पूरा नाम तो कभी आज तक दिया ही नहीं, या तो देगा ए घोष, या देगा बीबी लाल, या बीके थापर। बस ये यही लैंग्वेज रही है हमेशा प्रश्न की, कालीबंगा का उत्खनन करता, और डेट और नहीं पूछी, केवल नाम पूछा है। हम डेट याद कर लेते तो भी ठीक है, नाम याद कर लेते तो भी ठीक है। और रही बात अवशेष, अवशेष तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि हमने पकड़ रखा है कि नगर वाली सारी बातें हम यहाँ लेकर के जाएंगे। अब नगर में क्या क्या होता है उसके अपन डिटेल पढ़ेंगे अंदर से, कि बाई चांस अंदर से प्रश्न पूछे। अंदर से पूछना तो एक बहुत डीप काम हो जाता है, जब पेपर थोड़ा हार्ड आता है तो वो अंदर से पूछता है, तो अपन बात करते हैं उसकी भी। ये मिटाऊं, हेडिंग डालो अवशेष। क्या क्या अवशेष मिलते हैं, पहले पॉइंट की अपन बात करेंगे। विश्व की, राजस्थान नहीं, भारत नहीं, विश्व, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता, विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता, इसके जवाब चाहिए हमें। अगर ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता है तो क्यों है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता। अब आप देखो, उस जमाने के लोग राजस्थान में, उस जमाने के लोग राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ नगर बसा दिया था पूरे वर्ल्ड का। अब इसकी क्या खासियत थी वो अपन पढ़ते हैं। अब देखो, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ नगरीय सभ्यता थी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहां पर जो लोगों का जो आवास होता था ना, वो दो प्रकार से होता था। एक तो होता था ऊपरी भाग, मतलब ऊंचे ऊंचे टिले। एक होता था निचला भाग। दो प्रकार के आवास, दो प्रकार के लोग, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। जो ऊपरी भाग होता था, ये होता था दुर्गीकृत, फोर्ट वगैरह बने होते थे। ये होता था अदुर्गीकृत, अदुर्गीकृत। जो दुर्गीकृत था वो राजा का निवास था। ऊपरी भाग में कौन रहता था, राजा। जो अदुर्गीकृत था, ये किसका निवास था, जनता का निवास था। अब ये तो चलो हम जान गए। अब आगे हमसे पूछे कि भाई दिशा कौन सी थी, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व है। भाई ये वाले लोग किधर रहते थे और ये वाले लोग किधर रहते थे, हैं? ये कहां रहते थे ये वाले लोग, तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो, पढ़ते तो सही उसको। राजा का निवास कहां होता था, पश्चिम में या पूर्व में, पश्चिम में। इसका मतलब ये हो गया पश्चिमी भाग, और ये हो गया पूर्वी भाग। और यही बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखना। कालीबंगा सभ्यता के लोग निवास करते थे, मतलब आम जनता निवास करती थी कौन से भाग में, अदुर्गीकृत, या फिर यहां, या फिर निचला भाग। अब जो आप कालीबंगा की विशेषता पढ़ रहे हो ना,
ये कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का ही तो पार्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो राजा हुआ करते थे वो कौन से भाग में रहते थे? जनता कहां रहती थी? और जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है वही किसकी रहेगी? क्योंकि कालीबंगा उसी का ही तो पार्ट है। ऐसे कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के 3 बड़े नगर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और हमारे यहां पर तो एक शख्स है जिसने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बता दी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहते हैं? किसके अनुसार? किसके अनुसार? यही तो प्रश्न है। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। यानी कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या बताया? तीसरी राजधानी। और यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखो, आपने कुछ लिखा थोड़ी इसमें अवशेष। अच्छा, श्रेष्ठ नगरीय सभ्यता लिखो नोट डाल के। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। तीसरी राजधानी थी। कोटेशन बंद कर देना, अगले लाइन में लिखना। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, लिख लिख, नहीं है इसमें, ये नहीं है, लिख। अच्छा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता की चारों ओर परकोटा बना हुआ था। परकोटा बना हुआ था। और बिल्कुल आपको पता है कि परकोटा जयपुर में भी बना हुआ है। चारों ओर परकोटा बना हुआ था। आप सोचो, उस जमाने के लोग इतना भयंकर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस जमाने के अनुसार टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वाकई में श्रेष्ठ सभ्यता रही होगी, है ना। अब लिखना इसमें, कालीबंगा में आवास 2 प्रकार से होता था। कालीबंगा में आवास 2 प्रकार से होता था, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। कालीबंगा में आवास 2 प्रकार से होता था, नंबर 1, नंबर 2। अभी तो हम शहर के बाहर बाहर ही घूम रहे हैं, अभी हम बाहर बाहर, ये ध्यान रखना, फिर अंदर जाएंगे इनके घरों तक में। भाई जैसे आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगी? बाउंड्री। और बाउंड्री के अंदर जैसे जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा यार 2 प्रकार के मकान बन रहे हैं, एक ऊपरी भाग पर और एक निचले भाग पर। निचले भाग पे कौन रह रही है? जनता। ऊपरी भाग पे कौन रह रहा है? राजा। है, हाँ उतार लो, ये 1 नंबर 1, नंबर 2। ऐसे कौन है जो पिछले 5-7 दिनों से आए हैं? है कैसा कोई जो 5-7 दिनों से आए हैं? ठीक, ठीक है। हाँ जी, ये तो हो गया एक नगर की बात कि लोग किस प्रकार से रहते थे। जैसे ही आप वहां जा रहे हो, बाउंड्री के जैसे अंदर जा रहे हो, तो आपने देखा कि यार 2 प्रकार के लोग रह रहे हैं। जैसे आप सड़कों में जाते हो तो आपको है ना, जो सड़कें इस प्रकार से देखने को मिल रही है ना, इस प्रकार से आपको सड़कें देखने को मिल रही है। ये इस प्रकार से, ये जो ये वाले है ना, ये
ये यहां पर रह रहे हैं कौन? मकान रह रहे हैं, यहां पर हाउस, लोगों के मकान है, मतलब पूरी की पूरी कॉलोनी बसी हुई है। ये कॉलोनी हो गई पूरी की पूरी, है ना। और ये जो है ये सड़कें, ये सड़कें, और ये सड़कें काट रही है एक दूसरे को। और कैसे काट रही है? समकोण पर। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, और बीच बीच में क्या आ गए? मकान। और ये जो जगह हो गई ये वाली, ये आपके सर्किल बना दी, ये चौराहे बना दिए। अब आप देखना, बिल्कुल ऐसी कैसी सड़कें हैं वो आपको मिलेगी जयपुर में, बिल्कुल ऐसी कैसे। आप चाहे देख लो एंट्री करके, आप जैसे एंट्री करते होंगे, तो आप जैसे एंट्री करते हो साहब, ये हो गया आपका चांदपोल चौपड़। फिर आपके यहां चांदपोल से आगे जाते हो तो डायरेक्ट ही बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, फिर बड़ी जयपुर गए ही नहीं अपने। चांदपोल, चांदपोल के बाद छोटी चौपड़, छोटी चौपड़ के बाद, और बड़ी चौपड़ से यदि आप इधर घूम गए तो सांगनेरी गेट, वापस इधर आ गए तो अजमेरी गेट, वापस इधर आ गए तो छोटी चौपड़, घूम गए ना आप। और बीच में क्या आ गया? रहने की जगह। तो बिल्कुल ये बनावट कालीबंगा की ऐसी है। तो इस पद्धति को जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो आप इसको बोलते हो ऑक्सफोर्ड। कौन सी पद्धति बोलते हो? ऑक्सफोर्ड। कई लोगों ने कहा कि साहब ये तो ग्रिड है, ग्रिड। कई लोगों ने कहा कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई क्या बना दिया? जाल बना दिया। कई लोगों ने कहा ऐसा लग रहा है शतरंज खेल ले तो चेस बोर्ड हो गया। यानी कि जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो इस पद्धति को आप क्या बोलते हो? ऑक्सफोर्ड, या ग्रिड, या जाल, या चेस बोर्ड। और इस पद्धति से बनी हुई एकमात्र सभ्यता कौन सी हो गई? कालीबंगा। और या तो कालीबंगा है ऐसा कैसा, या फिर कौन सा शहर बसा हुआ है, और या फिर भारत का बसा हुआ है कौन सा? चंडीगढ़। तो ये ऑक्सफोर्ड या ग्रिड या चेसबोर्ड पद्धति क्या होती है, कुछ समझ रहे हो? और यहां की जो सड़कें हैं, श्री माधोपुर भी ऐसा बसा हुआ है? अच्छा, हाँ जी। दूसरी बड़ी बात, यहां की जब हम सड़कों की बात करते हैं तो डामर का तो प्रयोग करेंगे नहीं, यहां पर मिट्टी का प्रयोग करेंगे। यानी कि सड़कें किसकी बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। ध्यान रखना, सीमेंटेड इमेंटेड कुछ नहीं है, सड़कें किसकी बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। लिखो अगली लाइन में, कालीबंगा सभ्यता की सड़कें, कालीबंगा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को, कालीबंगा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है, समकोण पर काटती है, जिसे जिसे ऑक्सफोर्ड पद्धति, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड पद्धति ऑब्लिक ग्रिड पद्धति, ग्रिड, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति ऑब्लिक चेसबोर्ड पद्धति, चेसबोर्ड, चेसबोर्ड पद्धति ऑब्लिक जाल पद्धति कहते हैं, जाल, जाल पद्धति कहते हैं। और क्यों कहते हैं शायद आपको बताया। ये सड़कें, अगला लाइन, ये सड़कें मिट्टी की बनी होती थी, ये सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। हाँ जी, पहले तो नगर के बाहर थे, बाउंड्री में आए, देखा दो प्रकार के लोग रह रहे हैं। जैसे अंदर आए तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, और फिर आप एक मकान के नजदीक पहुंचे। तो जैसे आप मकान के नजदीक पहुंचे तो मकान की जो छत है ना, इस प्रकार से बनी होती थी, ये इस तिरछी बनी होती थी मकान की छत। और आपने जब देखा इस छत के अंदर तो यहां पर लकड़ी, लकड़ी की क्या लगी थी? बल्लियां। यानी कि छत में किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी का। और जब इनके मकानों को आपने देखा तो इनके मकान है ना इस प्रकार से बने होते थे। और जब इस प्रकार से बने मकान
तो ये एक प्रकार से मकान हो गए आपके डबल मंजिल के, डबल मंजिल के। और जब 2 मंजिल के मकान हो गए तो यहीं से क्वेश्चन बन गया, लगता है बड़ा आसान लेकिन बनता है बड़ा कठिन। आप 2 मंजिल के मकान को बोलते हो बहुमंजिल या बहुभूमिक। कालीबंगा के मकान थे कौन से, बहुभूमिक। और जो ये नीचे वाला हिस्सा, ये 1 या 2, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये होता था इनका भंडार कक्ष, मतलब किचन वगैरह। यानी कि भंडार कक्ष बनाते थे कौन से तल पर, पहले पे या दूसरे पे। और जो ये दूसरा तल होता था यहां होता था इनका निवास, यहां होता था निवास। अब जैसे मेन हम बात करें कि जैसे भाई मेन रोड हो गया, ये एक प्रकार से सामने की तरफ आ गया मेन रोड, तो ये गेट नहीं इधर नहीं डालेंगे, ये हो गया मुख्य मार्ग, यहां नहीं होगा, यहां होगा इनका गेट। यानी कि इनका जो द्वार होता था मकान का वो मुख्य मार्ग पर न होकर पीछे की ओर। यानी कि इनका जो मेन गेट होता था मेन रोड पे नहीं होता था, किधर होता था, पीछे की ओर। इधर दुकानें ही होगी, मार्केट होगा। और अगर इस प्रकार की सुविधा इनके पास है तो इसका मतलब ये हो गया कि नगर निगम होगा भाई। यहां पर क्या होगा, नगर निगम। अपने आप ही प्रश्न बन रहा है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता जहां से नगर निगम के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में मुख्य द्वार होते थे पीछे की ओर, मकान होते थे कौन से, बहुभूमि। छत किसकी बनी होती थी, लकड़ी की बल्लियों की। और जो ये नीचे का फर्श होता था ये वाला फर्श होता था, यहां पर फर्श में ईंटों का प्रयोग होता था। फर्श में किसका प्रयोग करते थे, और जो ये ईंटें होती थी ना ये होती थी अलंकृत, पेंटिंग होती थी इसमें। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपके ये वाला, ईंटों का। तो बताओ इनकी फर्श किसका बना होता था, ईंटों का। छत किसकी बनी होती थी, मकान कितने मंजिल के, और इसको क्या कहा, और भंडार कक्ष का होता था, और निवास का होता था, और गेट का खुलता था। तो बताओ इनका मकान समझ गए क्या कैसे बना होता था। इसको उतार लोगे क्या, उतार लो।
में इन लोगों के पास इतना दिमाग था, तो वाकई में कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड लेवल की सभ्यता है, ये वर्ल्ड लेवल का नगर है उस जमाने का, श्रेष्ठ नगर माना जाता है उस जमाने का। ये उतार लिए, ठीक है, लिखो इसमें आगे। कालीबंगा की सड़कें, नहीं वो नालियां, कालीबंगा की नालियां, कालीबंगा की नालियां लकड़ी की बनी होती थी। कालीबंगा की नालियां लकड़ी की बनी होती थी, जिन्हें ढककर रखा जाता था। लकड़ी की बनी होती थी, जिन्हें ढककर रखा जाता था। और लकड़ी के पीछे कारण ये है कि उनमें गंदगी नहीं होए, बदबू नहीं होए, खराब नहीं होए, कीचड़ नहीं होए। कालीबंगा की नालियां लकड़ी की बनी होती थी, जिन्हें ढककर रखा जाता था। ढककर रखा जाता था, नोट डाल के लिखना नीचे। उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है, उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है, उपयुक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि यहां यहां नगर निगम रहा होगा। यहां नगर निगम, नगर निगम रहा होगा, नगर निगम रहा होगा। अब देखो, यहां पर हम कह रहे हैं साहब ईंट, कालीबंगा में ईंट। और जब कालीबंगा की ईंटों की बात करते हो आप, तो ऐसे कहा जाता है कि यहां पर ईंटों के प्रकार मिलते हैं हमें कितने, 4 प्रकार मिले हैं। और जब ये ईंटों के हमें 4 प्रकार मिले हैं, तो पहली ईंट तो मिली हमें आयताकार, आयताकार। दूसरी ईंट मिली है हमें बेलनाकार, बेलनाकार। तीसरी ईंट मिली है हमें एल आकार, एल। और चौथी ईंट मिली है हमें टी आकार। ये 4 प्रकार की ईंटें होती थी। और अगर ये जो ईंटें हैं, तो ये ईंटें होती थी तापीय ईंटें। कौन सी ईंट होती थी, तापीय, मतलब धूप में तपी हुई, धूप में तपी हुई, है ना, धूप में तपी हुई ईंटें होती थी, ये तापीय ईंटें होती थी। और ये जो आयताकार ईंटें हैं, ये आपके आधुनिक जो ईंटें चलती है, आधुनिक ईंटों से बड़ी है ये, क्योंकि इनका जो अनुपात होता था, वो होता था 10:20:40। आप इसको ये भी कह सकते हो 1:2:4। ये इनका अनुपात है। भले ये अनुपात क्या है, भले लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है ना, इस अनुपात में मिली है। और ये जो बेलनाकार ईंटें हैं, और ये जो ये ईंटें हैं आयताकार ईंटें, इसका प्रयोग करते थे ये फर्श में प्रयोग। आयताकार ईंटों का प्रयोग कहां करते थे, फर्श में। और ये जो बेलनाकार ईंटें हैं, इनका प्रयोग करते थे ये अग्निकुंड में। इसका मतलब ध्यान देना कि अग्निकुंड मिले हैं यहां से, अग्निकुंड यहां से मिले हैं, यानी कि इसका प्रयोग करते थे कहां पर, अग्निकुंड में। आकार टी आकार, एल आकार। और जो एल आकार और टी आकार, ऐसे कहा जाता है कि जो सिड्डियां होती है, सिड्डियां, सिड्डियों को ये लोग क्या बोलते थे, सोपान। सिड्डियां ही क्या हो गई, कौन सी ईंटें हैं जिसमें सोपान का प्रयोग किया जाता था, है भाई, तभी तो हमारे लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि सोपान कई लोगों के लिए तो नई चीज आ गई। तो यानी कि इसका प्रयोग हो रहा है सोपान में प्रयोग। और सोपान का मतलब क्या होता है, और टी तो फिर जहां काम आएगा वहीं कर लेते हैं। और विशेष रूप से बाकी आप तो ध्यान रखना, ये वाली ईंटें, इनका अनुपात जरूर पूछ लेता है। और ये ईंटें कौन सी है, तापी है। उतार लो इसको ऐसे कैसे।
हाँ जी, इतनी सारी विशेषताओं के बाद वाकई में कह सकते हो कि श्रेष्ठ नगरीय सभ्यता है ना। अब सेकंड पॉइंट डालना है इसमें, ये तो सब नगरीय सभ्यता के प्रमाण थे। सेकंड पॉइंट, और यही है सबसे बड़ी सभ्यता, बाकी तो सब छोटी छोटी है। लिखो सेकंड पॉइंट, ये सब पहला पॉइंट के अंदर आएगा नगरीय सभ्यता में। सेकंड पॉइंट, कालीबंगा विश्व की, ये भी राजस्थान नहीं, भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड में कालीबंगा विश्व की एकमात्र सभ्यता है, विश्व की एकमात्र सभ्यता है जहां से जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं। जुते हुए खेत, जहां से जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं, जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं। और है, और ये जो खेत है, ऐसे कहते हैं यहां के लोग खेती करते थे दो प्रकार की। वर्तमान में आप खेती करते हो कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। कौन कौन सी करते हो? है रबी, खरीफ और जायद। ये जायद को नहीं जानते थे, ये दो प्रकार के करते हैं, रबी और खरीफ। लेकिन हमें यहां से अवशेष मिले गेहूं और जौ। किसके मिले? और गेहूं और जौ किस में लेके जाओगे? रबी। तो डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि यहां से जुते हुए खेत मिले हैं, कौन सी फसल के? रबी के। रबी नहीं आया तो गेहूं और जौ। लिखो वहीं पर नोट डाल के, यहां से गेहूं जौ ऑब्लिक रबी, गेहूं जौ ऑब्लिक रबी की फसल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। रबी की फसल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ज्यादा भी नहीं तो ये 5000 साल पुरानी तो है, कालीबंगा सभ्यता 5000 साल पुरानी है। और आप सोचो कि यार 5000 साल पुराने लोग इस प्रकार से रह रहे हैं। और इस जमाने में आपको बता दूं कि ये लोग ऑपरेशन करना सीख गए, ऑपरेशन करना, शल्य चिकित्सा का ज्ञान था इनको। अब आप बोलोगे साहब कि फिर ये जो विदेशी जो लोग हैं वो पूरा क्रेडिट क्यों लेते हैं? बोला हवाई जहाज इन्होंने उड़ाया, हर प्रकार का ऑपरेशन इन्होंने किया, ट्रेन इन्होंने चलाई, हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया। अरे हमारे लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन इनके जो भी हमें प्रमाण मिले, या तो अंग्रेजों ने इसको जला दिया, नष्ट कर दिया, क्योंकि इतिहास लिखने का काम ही किन्होंने किया। और फिर अगर कोई मिल गया तो उसको इन्होंने कहा कि साहब इसका पूरा प्रूफ नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रूफ इन्होंने तोड़ा, मरोड़ा, अस्पष्ट किया। इसलिए हमें इनके इतने प्रमाण नहीं मिलते। नहीं तो आप देखो, अगर उस जमाने में रावण यदि पुष्पक विमान उड़ा रहा है तो उसको हम चमत्कार नहीं कहेंगे, कोई टेक्नोलॉजी होगी, शायद उस टेक्नोलॉजी से रावण उसको उड़ा रहा होगा। आज के जमाने में यदि कोई भी इंसान नया काम कर दे तो हमारे लिए वो चमत्कार ही होता है। तो इसका मतलब वहां पर बहुत बड़े बड़े ज्ञाता रहते होंगे जिन लोगों ने ये काम किया होगा, लेकिन इसको ये लोग प्रमाणित नहीं मानते, और कुछ प्रूफ मिला होगा तो उसको जलाया होगा, मरोड़ा होगा। क्या हमारे यहाँ पर क्या बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्मा नहीं रहे? आपको मैं बता दूं, एक ऋषि था जिसका नाम था भृगु ऋषि। भृगु ऋषि, इस भृगु ऋषि ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था भृगु संहिता। इसने पता है भृगु संहिता में क्या लिखा? कि जितने भी लोग जन्म लेंगे और जितने भी लोग अभी वर्तमान में या आने वाले जमाने में, जब तक दुनिया चलेगी, जब तक लोग जन्म लेंगे, सबकी भविष्यवाणी लिख दी इसके अंदर, सबकी भविष्यवाणी लिख दी। अंग्रेजों ने इसको भी जला दिया, इसको खत्म किया। थोड़े बहुत हमें पन्ने मिल गए, और जब थोड़े बहुत पेज मिल गए
तो उसके अंदर कई लोगों की कुंडलियां हमें मिल गई। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की कुंडली इसके अंदर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की कुंडली इसके अंदर है। और बहुत पहले जब वो नॉर्मल नेता ही थी तो उसके लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ये भारत की राष्ट्रपति बनेगी। यहां तो ऐसे ऐसे लोग रहे, यहां पर टेक्नोलॉजी थी। ज्योतिष विद्या में बहुत आगे रहे इंडिया के लोग, ज्योतिष विद्या के अंदर, भविष्य वक्ता के अंदर भविष्यवाणी ये खतरनाक होती थी। तो टेक्नोलॉजी थी इंडिया के अंदर कुछ। ये एक पढ़ाई है, ज्योतिष एक पढ़ाई है जो नक्षत्रों के आधार पर पढ़ाई किया जाता है, टेक्नोलॉजी है। लेकिन टेक्नोलॉजी खत्म हुई क्योंकि हमारा क्या हो चुका, आधुनिकरण हो चुका। तो हम जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने से पहले किसी को बेहोश करते हैं ना। तो इसका मतलब ये भी बेहोश करना जान गए होंगे। क्या बोलते हैं बेहोश करने की प्रक्रिया को? एनेस्थीसिया। इसका मतलब इन लोगों को एनेस्थीसिया का ज्ञान था, क्योंकि हमें एक बालक की खोपड़ी का कंकाल मिला है यहां से, उसके अंदर 6 छिद्र थे। इसका मतलब इन लोगों ने शल्य चिकित्सा की है। अब आप बोलोगे साहब ऐसे भी तो हो सकता है ना, उस बालक को ऐसे ही कोई कील ठोक ठोक के मारा हो, ये भी हो सकता है। जब हम इनका पूरा कल्चर पढ़ते हैं तो ऐसा तो हमें चोरी चकेरी, किसी को मारना, ये चीजें तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिले। अगर ऐसा मिलता हम मान लेते, क्योंकि यहाँ के लोग हमारे जैसे असभ्य नहीं थे, है ना। यहाँ के लोग हमारे जैसे असभ्य नहीं थे जो वर्तमान में काम चल रहे हैं। ये लोग बड़े सभ्य थे, और सभ्य थे तो इसका मतलब वो बालक का जो हमें खोपड़ी का कंकाल मिला है वो उसको ठीक करने के लिए ही मिला है, न कि उसको मारने के लिए मिला है। इसका मतलब शल्य चिकित्सक का ज्ञान कौन सी सभ्यता को था? एनेस्थीसिया का ज्ञान भी कौन सी सभ्यता का था? और प्रमाण ये मिले हैं कि बालक का कंकाल मिला है हमें। समझ रहे हैं आप? लिखो अगली लाइन में। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता से हमें बालक की खोपड़ी का कंकाल मिला है। बालक की खोपड़ी का कंकाल मिला है जिसमें 6 छिद्र थे, जिसमें 6 छिद्र थे, 6 छिद्र थे। स्पष्ट है, स्पष्ट है इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। स्पष्ट है कि इन लोगों को शल्य चिकित्सा का ज्ञान था। लिखा अगली लाइन में। कालीबंगा से सप्त वेदिकाएं ऑब्लिक अग्निकुंड, मतलब कितने अग्निकुंड मिले? 7। कालीबंगा से सप्त वेदिकाएं अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। इन अग्निकुंडों में, इन अग्निकुंडों में पशुओं की अस्थियां मिली है, पशुओं की अस्थियां मिली है, पशुओं की अस्थियां मिली है। स्पष्ट है, स्पष्ट है कि ये लोग अग्निकुंड में, स्पष्ट है कि ये लोग अग्निकुंड में पशु बलि देते थे। अग्निकुंड में पशु बलि देते थे। हाँ जी, एक तो नगर वाले सारे प्रमाण, एक शल्य चिकित्सा वाले प्रमाण, एक कृषि वाले प्रमाण, ठीक है ना, और एक धार्मिक वाले प्रमाण। तो क्या ये जितने भी हमें प्रमाण मिले कालीबंगा से, तो क्या हम कालीबंगा को कुछ समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? लेकिन हम इसको और समझ लेते हैं, हम इसको और समझ लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो लिखा ना वो हमारे समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये इनका एक कोडवर्ड होगा, है ना। बोले ये कोडवर्ड होगा। बोला साहब क्या कोडवर्ड? एक बार बताओ, हम लिखते हैं तो इधर से लिखते हैं ना, इधर से लिखेंगे। मतलब ये कौन सा भाग है? बाएं दायां। यानी कि हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं हम ऐसे लिखते हैं। उर्दू में लिखेंगे तो दाएं से बाएं। अब ये पता है कैसे लिखते थे? हैं?
ये लिखते थे इधर से इधर आते थे, फिर इधर आते थे, फिर इधर आते थे, फिर इधर आते थे। अब बताओ कैसे समझो? चलो समझ भी जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी लिपि होती थी भाव चित्रात्मक। कौन सी होती थी? जैसे हम बोले गाय को रोटी देकर आ, तो पहले गाय बनाएंगे, फिर रोटी बनाएंगे, एक आदमी रोटी दे रहा होगा। अब भगवान जाने वो गाय है कि बैल है कि भैंस है, कौन है, या बकरी है, और जो रोटी दे रहा है वो कौन है, तो हमें समझ में नहीं आया। और फिर हमने इसको क्या किया, कील से लिखा, कील से। तो मिट्टी की मुद्राएं चलती थी, तो जैसे सपोज करो एक वैसे इन्होंने क लिखा होगा, तो ये एक ही अक्षर पर 2 बार लिख दिए, ये लो ऐसे एक ही अक्षर पर 2 बार लिख दिया, तो इसका मतलब ये कील से लिखा तो क्या बन गई, किलाक्षर। और भाव प्रकट किए तो क्या हो गया, भाव चित्रात्मक। और सांप बना दिया ऐसा, तो हमने इसको क्या बोल दिया, सर्पिली। तो इसका मतलब इनकी लिपि क्या हो गई, सर्पिली, किलाक्षर, भाव चित्रात्मक। विश्व की ऐसी लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। क्यों नहीं पढ़ा जा सका? एक तो इस स्टाइल से लिखी है, और एक ही अक्षर पर 2 बार लिख दिया, और भाव चित्रात्मक लिखा। ठीक है ना? तो कुछ समझ रहे हैं? और समझाएंगे कल, और कल समझाएंगे।